welcome back to my studies once again. So as you all know, हमारा पहला चैप्टर चल रहा है some basic concept of chemistry, and in the last lecture we were discussing about percentage composition by mass. आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पिछले बार वाला ही यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है। हमने कैलकुलेट किया था परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ये आया था 89%, and the percentage composition of oxygen in water it was 11%. हमने क्यों कैलकुलेट की थी परसेंटेज कंपोजिशन इन दोनों एलिमेंट की? क्योंकि जो हमारा अगला लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट इज सोलली बेस्ड ऑन परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो चलिए देखते हैं उसको। तो एज यू कैन सी यहाँ पर परसेंटेज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे कि हमने देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वाज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय एंटोनी लॉरेल लेवोइजर। ऐसे ही आप यहाँ पर नाम रखोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधा क्वेश्चन आ सकता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड और कांस्टेंट और डेफिनेट, और यहाँ पर क्या भी लिखा जा सकता है, डेफिनेट। तो तीनों एक ही के नाम है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, जे प्राउस्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, जे प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। तो इसीलिए इस लॉ को क्या भी बोला जाता है, प्राउस्ट लॉ भी बोला जाता है। सीधा विथ नेम पूछा जा सकता है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इट, इन अ केमिकल सब्सटेंस the ratio of each component by mass remains same and doesn't depend upon the method of preparation and source from which it has been obtained। तो मैं आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके से बताता हूँ। आप ये बात याद रखोगे, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे आपको ये बात पता है, जनरली जो कंपाउंड है वो तब बनता है जब टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर। तो आपको पता है तब किसकी फॉर्मेशन होती है, जनरली कंपाउंड। जैसे मैंने यहाँ पर बोला वाटर, क्योंकि हमने, आप देख सकते हो, ज़्यादातर चीज़ों को समझने के लिए, जैसे हम फेज इक्विलिब्रियम वाला भी एलिमेंट्री आइडिया ले रहे थे, तो हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल में वाटर को इस्तेमाल किया था। यहाँ पर भी एग्जाम्पल किसका लिया जा रहा है, वाटर को लिया जा रहा है, बिकॉज विथ वाटर चीज़ों को समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब आपको पता है, अगर यहाँ पर वाटर एक कंपाउंड बन रहा है तो ये बेसिकली किससे बन रहा होगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे होंगे, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, वाटर। अब प्राउस्ट लॉ क्या कहता है, जो ये वाटर है बनने वाला जो कंपाउंड है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उनका जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। और इसे कैसे देख सकते हैं हम, आपको पता है हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, आगे डिस्कशन होगा मोलर मास क्या होता है। इट इज 2 ग्राम पर मोल, बिकॉज दो हाइड्रोजन, इंडिविजुअल हाइड्रोजन के लिए वी राइट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक होता है और एटॉमिक मास भी एक ही होता है, जो उसका बेसिकली मोलर मास भी होता है। बस अंतर ये, एक मोल के लिए अगर आप डिफाइन करोगे किसी भी एलिमेंट का मास, तो उसका क्या बन जाता है, मोलर मास, या वी कैन से ग्राम एटॉमिक मास। तो दो हाइड्रोजन के लिए, दो एलिमेंट है तो 2 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 ग्राम पर मोल। इसका मतलब अगर वाटर की फॉर्मेशन करनी है तो अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसको कितने ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। और वी कैन से 16 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 ग्राम हाइड्रोजन, तभी वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग एलिमेंट है उसकी हिस्सेदारी या उसका प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स है। या आप ये भी देख सकते हो, अगर इसे 2 से कैंसिल किया जाए तो ये 1:2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 1 पार्ट हाइड्रोजन आ रहा है वाटर बनाने के लिए, तो इट रिक्वायर्स 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन से 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये रेशियो जरा भी चेंज होगा तब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1 पार्ट हाइड्रोजन है तो क्या 7 पार्ट अगर ऑक्सीजन आएगा वाटर बनेगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट जो रेशियो है वो क्या कांस्टेंट है। सिमिलरली हम इसे किसकी टर्म्स में भी देख सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। इसीलिए मैंने आपको वो टॉपिक जोसेफ प्राउस्ट का जो नियम है, प्राउस्ट लॉ से पहले डिफाइन कर दिया था।
अब मैं आसानी के साथ कह सकता हूँ वाटर के अंदर हाइड्रोजन की जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है इट इज रफली 89% और ऑक्सीजन है 11%। मतलब हम ये देख सकते हैं अलग अलग एलिमेंट का रेशियो फिक्स रहने वाला है, फिर इट इज अप टू अस हम उसे ग्राम पर मोल में देखें या परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास के फॉर्म में देखें। साथ ही साथ प्राउस्ट लॉ की एक स्टेटमेंट तो ये थी, दूसरी स्टेटमेंट प्राउस्ट लॉ ने ये बोली कि जो बनने वाला कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ही है, ये सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि ये जो वाटर है, यहाँ पर लिख रखी है एंड द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। मतलब ये जो वाटर है ये नेचुरल वाटर है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल आपने देखी है, तो ये वाटर नेचुरली अकरिंग है या ये वाटर को क्या किया गया, लैब में प्रिपेयर किया गया है, चाहे नेचर से मिलने वाटर वाला हो या सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड वाटर हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन जो हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखी है वो फिक्स रहने वाली है। मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या भी हो सकती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल है या एज वेल एज नेचुरल है। साथ ही साथ सोर्स की हमने भी बात कर ली, मतलब ये पानी हमारे घर पे आने वाला जो टैप वाटर है वो है, या जितनी भी वाटर बॉडीज है, समंदर के अंदर का पानी है, नाली में कोई पानी बह रहा है, कोई भी वाटर, मतलब इस पूरे प्लेनेट के ऊपर हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई कि प्राउस्ट लॉ ने क्या कहा कि बनने वाला कंपाउंड, अब क्योंकि हमने वाटर के साथ इस बात को समझा है तो वी कैन एक्सटेंड इट अप टू एनी गिवन कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CO2, एक कंपाउंड CO2 बन रहा है, तो आप अच्छे से जानते हो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो इसके लिए जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो हम देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन की मास 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन होगा 32 ग्राम पर मोल। आप देख सकते हो बाय मास कार्बन कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना है। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कितना रेशियो प्रेजेंट है, या वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन इट विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। मतलब बनने वाला जो कंपाउंड है उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट की प्रोपोर्शन फिक्स रहेगी और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, नेचुरली है या लैब में सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है, या उसका सोर्स कुछ भी हो। तो इट वाज ऑल अबाउट प्राउस्ट लॉ। यहाँ पर लिखा भी है, एग्जाम्पल वाटर का ले रखा है हमने, और ये वही बात लिखी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में सीधा पूछी जा सकती है कि जोसेफ प्राउस्ट ने जो ये लॉ फॉर्मुलेट किया था, किस कंपाउंड, किस पर्टिकुलर या किस स्पेसिफिक कंपाउंड की स्टडी जोसेफ प्राउस्ट ने की थी व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो ये बात आप याद रखेंगे, ही वर्कड विथ 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में, आप याद रखोगे क्यूप्रिक कार्बोनेट के साथ काम करते हुए जोसेफ प्राउस्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि अलग अलग एलिमेंट का जो प्रपोर्शन है वो क्या फिक्स रहने वाला है। मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी की आपकी बुक का ही जो डाटा दे रखा है। लेकिन आप ये याद रखोगे कि जोसेफ प्राउस्ट ने, अभी तो हम कह रहे हैं वाटर है, CO2, अलग अलग फॉर एग्जांपल कोई भी अदर कंपाउंड है उस पे ये लॉ अप्लाई होगा, लेकिन इन पर्टिकुलर किस कंपाउंड के साथ स्टडी की गई थी तो वो था क्यूप्रिक कार्बोनेट। अब आपको ये बात पता भी चल रही है, अगर क्यूप्रिक कार्बोनेट है, अगर क्यूप्रिक कार्बोनेट है तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो आपको पता चल रहा है इट हैज कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन। मतलब चाहे ये सैंपल नेचर द्वारा प्रोवाइड किया हो या लैब में मैन्युफैक्चर किया हो, दोनों ही सैंपल में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। तो देखते हैं, ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का ही डाटा है। आप यहाँ पे देख सकते हो नेचुरल सैंपल, इसमें कॉपर की परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज आप देख सकते हो। चाहे डाटा नेचुरल वाला हो या चाहे डाटा सिंथेटिक सैंपल हो, मतलब विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन लैब, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड हो, दोनों में आप देख सकते हो अलग अलग एलिमेंट की जो कंपोजिशन है वो क्या है, फिक्स है। तो ये एक
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की जोसेफ प्राइस्ट while working with two samples of cupric carbonate he formulated law of definite proportion। तो ये हमने समझ लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये बात आप याद रखोगे, ये बात आप याद रखोगे कि जैसे भी हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देखा है, तो साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का ही एक्सटेंडेड वर्जन हम कह सकते हैं। क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप याद रखोगे किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। क्योंकि आगे चल के जब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे तो एक पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का यही है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वहां पर उसे समझाना नहीं पड़ेगा। अभी तक आप देख सकते हो हमने कहा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज CO2। वाटर भी ले सकते हैं, वाटर ज़्यादा इजी एग्जाम्पल है तो वाटर के साथ ही बात करता हूँ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बस थोड़ा सा चेंज उसमें क्या है, ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये कहेगा अगर दो कंपाउंड, दो डिफरेंट कंपाउंड, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने लगे तो वो फिर किसके अंडर आ जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो हम यही कह रहे हैं दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट सिर्फ एक ही कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे वाटर बन रहा है, CO2 बन रहा है, एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेगा। जैसे अभी तक वाटर बनना था, अगर मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का और कौन सा कंपाउंड जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के कंबाइन होने से, सो इट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। फॉर्मूला H2O2 आप डिटेल में जब आगे जैसे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने क्या कहा था। थैंक यू।